पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। अगर आपको पाकिस्तानी सियासत का शौक है तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी होगी। 2022 का मार्च अप्रैल था। इमरान खान के बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आखिरी दिन थे। फौज के साथ तू मैं चल रही थी साइफर के ऊपर। वो साइफर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में असद मजीद खान ने वाशिंगटन से इमरान खान साहब को, फॉरेन ऑफिस को और DGISI को भेजा था, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि उन्होंने लंच किया है, मीटिंग की है अमेरिकी सफारतकार डोनाल्ड लू के साथ, और डोनाल्ड लू ने क्लियरली कहा है कि इमरान खान प्रॉब्लमैटिक है, इमरान खान का रूस का जो दौरा है वो प्रॉब्लमैटिक है, और अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान के सब गुनाह माफ होंगे। ये जो ड्रामाई अंदाज की जो बात कर रहा है और इमरान खान के जो बयानिए की बात कर रहा है, ये जनरल बाबर इफ्तिखार जो उस जमाने में DGISPR था, ये इस मोमेंट की बात कर रहा है। इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम से अपील की थी और कहा था कि मुदाखलत हो रही है और मेरे पास ये सबूत है। ये जो साइफर है इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस भी बनाया गया था। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी केस बनाया गया था, मगर आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों विंडिकेटेड हैं। बाबर इफ्तिखार झूठा निकला, उसकी फौज झूठी निकली, क्योंकि आज फुल डिटेल्स में ये जो सीक्रेट आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये जो साइफर है ये आज रिलीज हुआ है, पूरा रिलीज हुआ है। इस पे पहले ड्रॉप साइट न्यूज ने रिपोर्टिंग की है, मगर आज ये पूरे का पूरा 3 पेज लंबा सीक्रेट जो मेमो है, साइफर है, ये आज रिलीज हुआ है और इसकी डिटेल्स हम ब्लो बाय ब्लो आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त लाइव हूं। आपका इस प्रोग्राम को शेयर करना, लाइक करना और स्पेशली सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि हमारा जो गोल है बहैसियत इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, वो इसी बात पे बेस्ड है कि रोज आपको वो तज्जिया, वो खबरें, वो ब्रेक थ्रूज दिखाएं जो और कोई नहीं दिखाता। इसलिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा गोल है कि 6 लाख सब्सक्राइबर्स तक इस महीने के आखिर तक हम पहुंचे। मैं लाइव हूं, आपके कमेंट्स इस वक्त राइट साइड पे आ रहे हैं। अब इमेजिन करें इस साइफर का जो बैकग्राउंड है, इसका जो पस मंजर है, इसको समझने के लिए सोचें कि 2021 है। इमरान खान का पहला साल बहैसियत प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल होने वाला है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में हैं, गर्मियां हैं, जून 2021 है, गर्मियों का मौसम है, और पाकिस्तान के वजीर आजम को अभी तक 6 महीने बाद अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने फोन नहीं किया। इवन दो इमरान खान ने पिछले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए साथ बैठ के उसके से प्रॉमिस किया था और उसके लिए डिलीवर किया था दोहा एकॉर्ड्स को। ये वो मुआहदा है जो पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के दरमियान ब्रोकर करवाया था। ये कतर में हुआ था और बहैसियत पाकिस्तान की सालसी के ये जो मुआहदा है, इसमें अमेरिका को एक सेफ एग्जिट मिला था कि 20 साल बाद अपनी तारीख की सबसे लंबी जंग में वो उसे सेफ एग्जिट मिलेगा और अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं वो तमीज से विदाउट हरासमेंट अफगानिस्तान से निकलेंगे। इवन दो इमरान खान ने दोहा एकॉर्ड्स डिलीवर किए, पाकिस्तान के वजीर आजम को नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बार भी फोन करके थैंक यू नहीं किया या कोऑर्डिनेट नहीं किया। इन्हीं दिनों में जून 2021 में CIA का डायरेक्टर पाकिस्तान आया। इसका नाम विलियम बर्न्स था। विलियम बर्न्स ने इमरान खान के दफ्तर को अप्रोच किया और इमरान खान के दफ्तर को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहता हूं। इमरान खान के दफ्तर ने विलियम बर्न्स की अप्रोच को, की मिलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है और विलियम बर्न्स जो है वो सिर्फ एक एजेंसी का डायरेक्टर है। प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता कि एक प्राइम मिनिस्टर एक स्पाई एजेंसी के डायरेक्टर से डायरेक्टली मिले।
ایک اسپائی ایجنسی کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا شاید بہتر ہوتا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملتا. ہمارے پاس یہ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملا یا نہیں ملا. ہمیں یہ پتا ہے کہ عمران نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا, اور ساتھ ساتھ عمران نے انہی دنوں میں ایبسولوٹلی ناٹ والا انٹرویو ایکسیوس نیوز کو دیا, جس میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر امریکہ آپ سے بیسز مانگتا ہے, سی آئی اے آپ سے بیسز مانگتا ہے افغانستان پہ حملے کرنے کے لیے, تو آپ دیں گے؟ عمران نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ جون میں ہوا. جون میں کے بعد پھر جولائی میں بغیر عمران کو بتائے, صرف 1 مہینے بعد ولیم برنز کے واپس جانے, خالی ہاتھ واپس جانے کہ صرف 1 مہینے بعد پاکستان کی فوج نے بغیر عمران خان کو بتائے ایک انڈیپینڈنٹ سی آئی اے کانٹریکٹر ہائر کیا, جو سابق سی آئی اے کا اسٹیشن چیف تھا بحیثیت لابیسٹ. اس کو اس لیے ہائر کیا کیونکہ لابیسٹ قربت دلاتے ہیں, میٹنگز کرواتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بند کمروں کی ایکسس دلواتے ہیں, جو واشنگٹن میں بیہائنڈ کلوز ڈور جو سین ہوتا ہے وہ لابیسٹ کا کام ہوتا ہے. یہ لابیسٹ فوج نے بغیر عمران سے کنسلٹ کیے ہائر کیا. اس کے بعد اگلے مہینے اگست میں کابل فتح ہو گیا. جو طالبان ہیں وہ آ گئے, امریکیوں کو ناک رگڑنی پڑی, ان کی ناک جو ہے کٹی. پوری دنیا میں جس طریقے سے امریکہ نے ایگزٹ کیا افغانستان سے, وہ پوری دنیا کو آج بھی امریکہ کو یاد ہے. جس طریقے سے گھنٹوں کے اندر ان کے بڑے بڑے جو قلعے ہیں, بڑے بڑے جو فورٹس ہیں, بیسز ہیں, وہ گرے. ان کی سالوں اور کھربوں کھانے والی جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ بھی گر گئی, اور ڈیزالو ہو کے ان کی لیڈرشپ اوور نائٹ بھاگ گئی. امریکیوں پہ جاتے جاتے اٹیک بھی ہوئے بہت سارے. یہ جو ہوا یہ 2021 کے جون, جولائی اور اگست میں ہوا. مگر اب اس کے 6 مہینے بعد تھوڑی سی چیزیں زیادہ انٹینس ہوئی. اگلا سال آیا, 2022 آیا, اور فروری میں پوٹن نے حملہ کرنے کی تیاری کی یوکرین پہ. یوکرین کے خلاف صدر پوٹن نے, جو رشیا کے صدر ہیں, انہوں نے اپنی فورسز امیس کرنا شروع کی. عمران خان کا فروری میں وزٹ جو ہے, جو سالوں سے فورن آفس پلان کرتا آ رہا تھا, عمران خان کا نہیں, پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا, ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو وزٹ ہے, عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ جو وزٹس ہوتے ہیں وہ سالوں ان کی پلاننگ ہوتی ہے, ان کا ہوم ورک ہوتا ہے. اینی ویز عمران کا جو وزٹ ہے, عمران نے پوسٹ پون نہیں کیا, اور باہمی امور پہ, ایک میوچول امور پہ, اور اسپیشلی اکنامک کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن اور کوآپریشن پہ جا کے عمران نے میٹنگ کی. یہ 2 دہائیوں میں پہلا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہائی لیول وزٹ تھا کسی بھی پاکستانی ہیڈ آف گورنمنٹ کا سنس مشرف's ٹائم. یہ پہلا بڑا وزٹ تھا. عمران جس دن پوٹن سے ملے, اسی دن پوٹن نے کچھ گھنٹوں بعد یوکرین پہ اٹیک کیا, اور عمران اور پوٹن کی جو ہاتھ ملانے کی جو تصویریں ہیں وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی. یہ فروری 24 2022 کی بات ہے. اس کے صرف 2 ہفتے بعد ڈونلڈ لو اور پاکستان کے سفیر اسد مجید خان کی میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں جو ہوا وہ آج آپ کے سامنے ہے. یہ پس منظر ہے, مگر اب یہ بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد اب سمجھیں کہ اس میمو میں کیا ہے, کیونکہ اس میمو میں وہی ہے جو عمران نے بولا ہے, اس میمو میں وہی ہے جو شاہ محمود قریشی نے بولا ہے. مگر پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بحیثیت جو ہمارے سابق فورن منسٹر ہیں شاہ صاحب, ان کی بات سننا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے. پھر میں آپ کو میمو کے اندر, سیفر کے اندر لے جاؤں گا کہ ایگزیکٹلی کیا بیک اینڈ فورتھ ہوا اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان. Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here. The Foreign Office. Now, obviously, this is a practice all over the world, that you seek input, and you seek input from national security institutions, and that input is valuable. اب یہ مسئلہ تھا, یہی مسئلہ تھا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ادھر بنے گی فورن آفس آف پاکستان میں پاکستان کی فورن پالیسی بنے گی. ٹیبل ایسے مار کے شاہ محمود قریشی نے بات کی, اور یہی بات عمران خان صاحب نے کی تھی
یہی بات عمران خان صاحب نے کیسے کی تھی؟ واچ ایگزیکٹلی وہ لفظ آپ کے لیے میں پلے کرتا ہوں جو ہم بھول گئے ہیں, جو آج بھی ہم جس میں رہ رہے ہیں. واچ. ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. میں آج قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں الزامات نہیں لگا رہا, اب یہ ذرا سنیں, میں الزامات نہیں لگا رہا. میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. اچھا, اب یہ جو ثبوت ہے اس پہ عمران کو فورس کیا تھا انہوں نے کہ بولو کہ تم نے سائفر جو ہے, جو ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے, وہ تم نے دکھایا ہے. عمران نے ایونچولی کہا تھا وہ سائفر نہیں تھا, irrelevant. آج سائفر ریلیز ہوا ہے اور اب چلتے ہیں پہلی بار اس پورے سائفر کے پیچھے کیا ہوا ہے. اس سائفر میں کیا ڈسکس ہوا ہے, فوج کیوں جھوٹی نکلی اور عمران اور شاہ محمود کیوں سچے نکلے. پھر سے تھینک یو. اس وقت میں لائیو ہوں, آپ کے سپر چیٹ سے سوال آ رہے ہیں, اپنے سپر چیٹ سنبھال کے بھیجتے رہیں. سب سوال آج میں آپ کے لوں گا, بہت مزہ آنے والا ہے. اب ڈونلڈ لو اور اسد مجید خان کی ڈسکشن کیا ہوئی. لو نے کھولا پاکستان کے یوکرین کے سٹانس کو اٹیک کیا. لو نے کہا کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ اگریسولی نیوٹرل پوزیشن ہے. اب آپ اگریسولی نیوٹرل ہو کیسے سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں, نیوٹرل ہوتا ہے, اگریسولی نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان اگریسولی نیوٹرل ہے اور اٹ ڈز ناٹ سیم سچ اے نیوٹرل اسٹینڈ ٹو اس. یہ ہمیں نیوٹرل لگتا نہیں ہے جو تم لوگ نیوٹرل کہہ رہے ہو. پاکستانی ایمبیسڈر اسد خان نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پاکستان کا صرف پاکستان کے وزیر اعظم کا سٹینڈ نہیں ہے, یہ پاکستان کی انٹر ایجنسی کنسلٹیشنز کا سٹینڈ ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت سارے اور اداروں سے بات کر کے یہ دیکھ رہا ہے, اپنے دوستوں سے بات کر کے دیکھ رہا ہے, اور اندر بھی اپنی الگ الگ ایجنسی سے بات کر کے یہ سٹینڈ لے رہا ہے. پاکستان خود ایویں نہیں کہہ رہا کہ ہاں چلو ماسکو چلو, یہ بات نہیں ہے. اور عمران خان کی جو پبلک ریٹرک ہے, جو یورپین ایمبیسڈرز نے جو عمران خان کو ایک لیٹر لکھا تھا اس پہ ہے, وہ ان کے لیے ہے, وہ تمہارے لیے نہیں ہے. پھر ایمبیسڈر کہتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے لو کو, کہتا ہے کہ جو یو ایس ہے وہ اینگری ہے اس لیے کیونکہ ہم نے ایبسٹین کیا ہے, اقوام متحدہ میں جو ووٹ ہوا ہے اس میں ہم نے ایبسٹین کیا ہے. لو کہتا ہے کہ نہیں, ہم اس لیے تم پہ غصے نہیں ہیں, ہم اس لیے غصے ہیں کہ جو اصلی ایشو ہے وہ عمران خان کا ماسکو جانا ہے. اور پھر لو کہتا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, ڈائریکٹ کوٹ, I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington. میرا خیال ہے کہ اگر no confidence کا ووٹ عمران خان کے خلاف سکسیڈ کرتا ہے تو all will be forgiven in Washington. تمام گناہ واشنگٹن میں معاف ہو جائیں گے. All will be forgiven. اور پھر کہتا ہے otherwise it will be tough going ahead. کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو آگے جو ہونے والا ہے وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا. اور پھر ایک اور تڑی لگاتا ہے عمران خان کو, اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ آئسولیشن ہوگی عمران خان کی, اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا, الگ تھلگ کر دیا جائے گا پاکستان کو, کہ وزیر اعظم کو یورپ سے اور امریکہ سے. اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے یورپینز کا بھی ہمارا والا موقف ہے. پھر اسد مجید خان عمران خان کو ڈیفینڈ کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ جو ٹرپ ہے یہ بائی لیٹرل ٹرپ تھی, یہ انڈورسمنٹ نہیں تھی کہ ہاں چڑھ جاؤ تم یوکرین پہ, یہ ہم نے مہینوں نہیں سالوں پلان کی تھی. یہ اسد مجید خان کاؤنٹر کرتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر میمو جو ہے وہ بولتا ہے کہ اسد مجید خان بولتا ہے کہ یو این چارٹر, سوورنٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پیسفل انٹیگریٹی پہ, پیسفل سیٹلمنٹ پہ پاکستان بات کرتا ہے. افغانستان کی بھی آرگیومنٹ دیتا ہے, کہتا ہے کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا یوکرین میں کرائسس, کیونکہ آلریڈی جو افغانستان کا جو سین ہے, افغانستان میں حکومت بدلی ہے, انہی دنوں میں طالبان آئے تھے اور پاکستان کو ادھر سے بہت مسئلے ہو رہے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک اور مسئلہ اپنے لیے کھڑا کر لیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جا کے رشیا سے ملیں اور تمام چینلز
जितने भी चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करें। और फिर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है वो डिफेंस से ऑफेंस पे जाता है, कहता है कि हमें लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से तमीज से मिल नहीं रही, हमें लगता है कि हमें वो इग्नोर कर रहे हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान की हेल्प तुम जब मांगते हो पाकिस्तान देता है, मगर जब पाकिस्तान तुम्हारी हेल्प मांगता है तुम हमें हेल्प नहीं करते। इस पे लू कहता है नहीं, हम इसलिए चुप हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है हम उससे दूर रहना चाहते हैं। करंट पॉलिटिकल टर्मोइल इन पाकिस्तान, हम वेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या होगा। इसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसडर हिंदुस्तान का इशू रेस करता है, कहता है कि मसला यह है कि तुम हिंदुस्तानियों को और हमें अलग ट्रीट करते हो। हिंदुस्तानियों ने भी एब्सटेन किया अक़वाम मुत्तहिदा में वोट से, मगर उनके साथ तुम ये बदतमीजी नहीं कर रहे जो हमारे साथ कर रहे हो। इस पे डोनाल्ड लू कहता है कि हम चीन की लेंस से, चीन की नजर से, चीन के डायनामिक से हिंदुस्तान को देखते हैं। फिर इस सब में लू एक और तड़ी लगाता है, कहता है कि ऑलरेडी इमरान खान का जो विजिट है उसने वॉशिंगटन में एक डेंट क्रिएट कर दिया है, और कहता है कि वेट करते हैं कुछ दिन, लेट्स वेट अ फ्यू डेज टू सी इफ द पॉलिटिकल सिचुएशन चेंजेस। और फिर खुद असद मजीद खान साहब के जो अल्फाज हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने ऐसा मैसेज बगैर व्हाइट हाउस के, मतलब जो बाइडेन के अप्रूवल के, इतनी सख्त जुबान, इतना सख्त मैसेज नहीं वो दे सकता। उसने जरूर व्हाइट हाउस से, जो बाइडेन से अप्रूवल लिया है। और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि जो लू है उसने आउट ऑफ टर्न बोला है, पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें उसने मुदाखलत की है। पाकिस्तान का जो करियर डिप्लोमेट है कह रहा है कि मैं जिस बंदे से मिला हूं उसने इफेक्टिवली एक सिफारती जुबान में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह रहा है कि उसने बहुत बदतमीजी की है। आपके सामने है ये सब जो है लुब्बे लबाब है, वन आफ्टर द अदर, ये सब आपके सामने है। और अब मैं आपको, अगर खुद आपने पढ़ना है, ये आपके लिए भी मैं इस वक्त लाइव चैट में लगा रहा हूं राइट हियर, ताकि आप खुद भी पढ़ लें जो मैंने आपके लिए तज्जिया, जो नहीं बल्कि कोट्स की हैं। अब थोड़ा सा तज्जिया करते हैं। अब आप समझ गए कि क्या बात हुई, और आप ये भी समझ गए होंगे कि इमरान वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट about being absolutely not. But very importantly, इसके बाद क्या हुआ? That's even more important. इसके बाद कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को इमरान खान को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रिमूव किया गया। फिर उसी दिन इंटरेस्टिंगली एक टेस्ट हुआ शाहीन 3 का। शाहीन 3 जिस दिन इमरान खान को हटाया गया उस दिन फौज ने पाकिस्तान का सबसे फार रीचिंग जो मिसाइल है शाहीन 3 टेस्ट किया। ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रीच वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। जस्ट सो यू नो, रोंगटे खड़े हो गए दुनिया के। क्यों? क्योंकि शाहीन 3 जो है वो इजराइल तक जा सकता है। ये इसलिए हमें पता है रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जब उसी ही अक्टूबर में बाजवा गया, पीडीएम की हुकूमत लगवा के खुद वॉशिंगटन गया। बाजवा आपको याद होगा उन दिनों में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन लेने के मूड में था, उसे मिल नहीं रही थी। उसने एक फेयरवेल टूर किया था वॉशिंगटन का उन दिनों में। बाजवा जो है वो जब वॉशिंगटन गया टाइज रीसेट करने, तो उसकी मुलाकात अमरीकियों से जो हुई, और इस पे हमने एक्सक्लूसिवली, हम पहले चैनल थे, हम पहले जर्नलिस्ट थे जिसने इस पे रिपोर्ट किया था। बाजवा ने कहा कि मैं शाहीन 3 की जो रेंज है उसको इजराइल के लिए एडजस्ट कर लूंगा। इसके लिए मैंने एक पुराना व्लॉग किया था जो मैंने मजाक उड़ाया था कि बाजवा ने कहा था कि मेरे पास सही स्क्रू ड्राइवर है, तो मैं उसकी जो रेंज है, उसके जो पेज वेच है शाहीन 3 के, उसको 3000 किलोमीटर से कम कर लूंगा। ये बाजवा ने प्रॉमिस किया था अक्टूबर 2022 में, जब वो नंबर बनाने के लिए वॉशिंगटन गया था। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाजवा उन दिनों में इसलिए भी आया हुआ है कि एक्सटेंशन मांग रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है। वो आशीर्वाद उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब बाजवा वापस आया अक्टूबर में, रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले नवंबर में उसने रिटायर होना था, तो उसने एसपीडी के बॉस को बुलाया। एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है।
एसपीडी वो इदारा है जो हमारे मिसाइल और हमारे न्यूक्लियर हथियार चलाता है, बनाता है और रखता है। एसपीडी का बॉस जो है वो भी एक जनरल है। उस जनरल को बाजवा ने कहा कि ये जो मिसाइल है शाहीन 3, इसकी रेंज कम करो। एसपीडी के बॉस ने बाजवा को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नो कर दिया। एसपीडी के बॉस ने इसलिए ये किया क्योंकि एसपीडी का जो जनरल है वो पुराने निजाम के तहत जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट नहीं करता था। वो जो है एसपीडी का चीफ, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करता है, बनाता है, रिसर्च करता है, डिप्लॉय करता है, वो एक्चुअली रिपोर्ट करता था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को, जो उन दिनों में आपको याद होगा एक बिल्कुल अलग दफ्तर था। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उन दिनों में बाजवा नहीं था। तो एसपीडी ने ये रिक्वेस्ट बाजवा की रिजेक्ट कर दी, और जैसे ही एसपीडी ने बाजवा की ये जो रिक्वेस्ट है ये रिजेक्ट की, तो उस तरफ अमरीकियों ने क्या कहा? अमरीकियों ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस नेशन है। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसमें कोहीजन नहीं है, और बाजवा की जो ताबूत है, उसकी एक्सटेंशन के ताबूत में आखिरी जो कील है वो बाइडेन ने खुद ठोका जब उसने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें कोई नेशनल कोहीजन नहीं है। हम जो इसका मामले को देखते हैं, हम काफी शौक थे कि एकदम बाइडेन ने उठ के ये क्यों कह दिया है बाजवा के बारे में। मगर जो मसला था वो ये था कि बाजवा को आप कह सकते हैं कि रिक्रूट किया जा रहा था, कन्विंस किया जा रहा था, पाकिस्तान की फौज को फोर्स किया जा रहा था कि अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, तुम्हारी जो वेपनरी है, तुम्हारे जो असासे हैं, उनको कम रखो। ये बाजवा की जो गलती है, ये कोताही है। इसके बाद बाजवा को भी अमरीकियों ने फारिग किया और फिर आसिम मुनीर लगा, और आज आसिम मुनीर की जो कहानी है वो फिर एक अलग ही जगह पहुंच गई है, क्योंकि नवंबर में जब आसिम मुनीर लगा उसके बाद आपको पता है बहुत अरसा लगा। आसिम मुनीर की शायद इतनी कुर्बत नहीं हुई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने अपना उसका जो कंसंट्रेशन थी उसकी आसिम मुनीर की पाकिस्तान को कंट्रोल करने में रही, इमरान खान को कंट्रोल करने में रही, पीटीआई को कंट्रोल करने में रही, जुडिशरी को कंट्रोल करने में रही, मुझे कंट्रोल करने में रही, जर्नलिज्म को कंट्रोल करने में रही, आपको कंट्रोल करने में रही। मगर फिर आपको पता है कि साथ साथ पाकिस्तानियों ने काम तो करना था। मर्सनरी फोर्सेस का इनका हिस्ट्री तो है, विल फाइट फॉर लंच इनकी मेंटालिटी है। साथ साथ अमरीकियों से इन्होंने ठेके लिए, यूक्रेन के ठेके लिए इन्होंने। उधर 2023 में वीडियोस निकले कि ये आर्सेनल बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, शेल्स बना रहे हैं, और उधर यूक्रेन को बेच रहे हैं। ये 2023 में जो है म्यूनिसिपल पाइपलाइन जो है वो हुई। फिर इनको आईएमएफ से लोन भी मिलने लग गए, ये भी आपको याद होगा। और फिर इवेंचुअली जो है ट्रंप आया फिर से, और सिंदूर हुआ। सिंदूर के बाद ट्रंप ने सीज फायर करवाया। उस सीज फायर के बाद वो दिन है, आज का दिन है। आसिम मुनीर साहब और ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी तो एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा ब्रोमांस हुआ है। ये जो है ये मोटा मोटा पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका हिस्सा है, और ये जो है बैकग्राउंड है आज के इस मेमो का। अनबिलीवेबल। इमरान बेचारा सही कहता था, बिल्कुल बेचारा सही कहता था। मुझे ये स्पीच सुनने पे मैं मजबूर हूं। इमरान इमोशनल भी होते हैं। ये स्पीच थोड़ी सी और सुनते हैं, वॉच। ये मेरे पास जो खाता है ये सबूत है, और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचना है, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपनी मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं,
मैं कह रहा हूं आज सब ये सवाल जो था कि हम कब तक ये धमकियां खाएंगे, कब तक इनके लिए परफॉर्म करेंगे. He was right. And he was punished for what you just seen. कहानी लंबी है, कहानी चौड़ी है, मगर कहानी जो है वो इंडिपेंडेंस की है, कहानी जो है वो खुददारी की है और खुद मुख्तारी की है. और अब इसमें और भी बहुत एंगल्स हैं और भी बहुत बैकग्राउंड है. मैंने तो आज कहानी गर्मियों से 2021 की गर्मियों से शुरू की. मुझे शायद कहानी 2019 की गर्मियों से शुरू करनी चाहिए थी, जब 2019 में इमरान खान लेके गए आसिम मुनीर को अप्रैल 2019 में किधर? तेहरान. और उधर क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर को क्यों निकाल दिया इमरान खान ने नौकरी से? उसके सिर्फ 1.5-2 महीने बाद. ये कहानी भी आपको अगले महाज में दिखाएंगे, साथ रहिएगा. अब हर चीज आपको हर वक्त नहीं बता सकते, मगर ईरान डेफिनेटली भी इस सब में पड़ता है. अब थोड़ा सा पिवट करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे क्या है, गौर से देखें. ये आपको अगर नहीं समझ आ रही तो खुद देख लें. ये एक नक्शा है जिसके ऊपर अमेरिका की छाप है, अमेरिका का झंडा है, जो पूरे मशरिक वस्ता, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदीया, कतर, यूएई, इजिप्ट, कुवैत, सब के ऊपर अमेरिका की छाप लगी हुई है. क्या है ये? किसने बनाया है? आप बिलीव नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले ये जो नक्शा है ये ट्वीट किया है. और बात ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ ये भी तड़ी लगाई है कि अमेरिका सिर्फ चंद लम्हे दे रहा है, चंद घंटे दे रहा है. व्हाइट हाउस जो है, ईरान की क्लॉक जो है वो क्लॉक टिक कर रही है और ईरान को मूव फास्ट करना चाहिए क्योंकि वक्त जो है वो कम है ईरान के पास. ये सदर ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है. लग यही रहा है, लोग ये कह रहे हैं, स्पेशली ट्रंप की ट्वीटें देख के. ट्रंप ने ये भी ट्वीट किया है, ये जिफ जो है ट्रंप ने ट्वीट किया है कि अमेरिकी एक बहरी जहाज जो है वो उड़ा रहा है, एक ईरानियन ड्रोन को अटैक कर रहा है. ट्रंप ने ये भी कहा है जो एयर ट्रैफिक है उसको अगर देखें तो अमेरिका बिल्डअप कर रहा है, अमेरिकी जहाज जो हैं वो ईरान की तरफ जा रहे हैं. और बात ये हो रही है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है एक और लहर की, एक और वेव ऑफ अटैक्स की. साथ साथ ईरान के टीवी पे लोगों को तैयार किया जा रहा है कि अपने वेपन्स ऐसे AK-47 जो क्लैशनकोफ होती है उसको ऐसे असेंबल करते हैं, ऐसे लोड करते हैं. और बेसिकली लोगों को कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ जंग के लिए, जमीनी जंग के लिए. हालात, आज संडे की रात है, हालात सही नहीं है, अल्लाह खैर करे. 10 दिन में ईद है. आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाट टू टेल यू, मगर कुछ और भी बैड न्यूज है. ऑफ कोर्स जो सबसे मुकद्दस मसाजिद में आती है हमारी खाना काबा के बाद और मदीना के बाद अल-अक्सा की जो मस्जिद है वो आती है. और उधर मुसलमानों का आना बंद कर दिया है इजरायलियों ने और क्लोज कर दिया है. और उधर आप कह सकते हैं कर्फ्यू लग गया है. और कहा जा रहा है कि एक टेक ओवर हो रहा है, एक लार्ज स्केल रेड्स हो रहे हैं. जो इजरायली अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं एक फ्लैग मार्च उधर कर रहे हैं. और बेसिकली कहा जा रहा है कि ये एक बाबरी मस्जिद पे जैसे आरएसएस के जो हिंदू जत्थे थे जिन्होंने अपना इंडिया में जो बाबरी मस्जिद जो अयोध्या की जिन्होंने टेक ओवर की थी, कहा जा रहा है कि शायद ऐसे भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जो हमारी मस्जिद अल-अक्सा है जेरूसलम में, वो भी शायद ऐसे ही उसको शहीद किया जाए. जिधर शहीदों की बात हो तो उधर वो फलस्तीनी जिनको अरेस्ट किया हुआ है इजरायलियों ने दहशतगर्दी के गलत इल्जाम पे, उनको अब फांसियां देना इन्होंने एक नए लॉ के तहत शुरू कर दी हैं. और डेथ पेनल्टी जो है वो जो पिछले दिनों में इन्होंने लॉ पास किया था, अब पहली जो फांसियां हैं वो लगने लग गई हैं. हालात सही नहीं है. ईरान की भी कैपेसिटी है. अमेरिकी मीडिया के वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्सपोज किया है कि 228 अमेरिकी एसेट्स जो हैं वो इन्होंने, जिसमें बेसेस हैं, जिसमें जहाज हैं, इसमें ईरानियों ने तबाह किए हैं या टारगेट किए हैं. ये बहुत क्रिटिकल न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. इसी से मैं कंटिन्यू करूंगा अगले महाज को. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें. मैं शॉक्ड हूं, मैं एक्चुअली जेन्युइनली शॉक्ड हूं कि फौज ने इतने सालों तक डिनाई किया है
یہ جو سائفر کا مسئلہ ہے, آئی کانٹ بلیو اٹ, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اور میں ایکچولی اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے. آج عمران خان ونڈیکیٹ ہوا ہے, آج شاہ محمود قریشی صاحب ونڈیکیٹ ہوئے ہیں, کیونکہ ایون جب اس پہ رپورٹنگ ہوئی تھی اس سائفر پہ تو لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ یہ بکواس ہے, یہ سائفر ہے, یہ کبھی ڈراپ سائٹ پہ, کبھی رپورٹرز پہ, جن بھی لوگوں نے رپورٹ کیا تھا کبھی ان پہ. بٹ آج کلیئرلی شکر ہے اللہ کا, those of us who stood by the stand کہ ہمیں ہماری فورن پالیسی کو تھریٹ کیا گیا ہے, ہماری انٹیگریٹی کو تھریٹ کیا گیا ہے, we stand vindicated. اللہ سچ کا, حق کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اینی ویز, یہ تھا آج کا محاذ. شیئر, لائک, سبسکرائب. I'll see you soon. خیال رکھیں. پاکستان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف.